इस वीडियो पे थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग द थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट फॉर अ पेशेंट इसके बारे में भी देखेंगे। थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है? Therapeutic environment is where the nurse provides a comfortable and a safe environment to prevent patients from any health hazards in a hospital setting. ओके, थेरेप्यूटिक का जो लिटरल मीनिंग है, सपोज आपको मीनिंग क्या करके पूछेंगे थेरेप्यूटिक का, तो मैं ये बताऊंगी ट्रीटमेंट के बारे में। पेशेंट जब भी आता है वो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है। ओके, थेरेप्यूटिक डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक मतलब उसका ट्रीटमेंट के रिलेटेड में होता है, राइट। सो थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट मतलब जब पेशेंट वहाँ भर्ती होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नर्स सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजिशन देगी और सेफ एनवायरनमेंट देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जमीन पे पानी है तो पेशेंट उतर समय में क्या होगा, स्लिप होके गिर जाएगा। सपोज ये बॉटल का यहाँ पर ये लूज पड़ी है तो वो ऊपर गिरेगा तो चोट लगेगा, तो ठीक है। और हवा पानी सब कुछ उसको सही मात्रा में होना चाहिए। सेफ एनवायरनमेंट इसी को कहते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम एनी हेल्थ हजार्ड्स। हजार्ड्स का मतलब है डेंजर है, कोई भी हेल्थ के रिलेटेड में, और मतलब बोलते हैं ना एक बीमारी के साथ दूसरे बीमारी फ्री, ये नहीं होना चाहिए। सो वो एनवायरनमेंट हम लोग को हॉस्पिटल सेटिंग में करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट इज वेयर द नर्स प्रोवाइड्स a comfortable and a safe environment to prevent patients from any health hazards in a hospital setting. Okay, what are the various factors which affects the therapeutic environment? मतलब क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या चीज है तो थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट बनने में मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर सही मात्रा में होना चाहिए। सपोज ज्यादा गर्मी होगा तो क्या होगा, पूरा पसीना पसीना निकलते रहेगा तो काम कैसे करेंगे, तो पेशेंट को और भी उलझन हो जाएगी ना। तो इसलिए रूम टेम्परेचर जो होता है ना 68 to 72 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ओके, सो इट्स कंफर्टेबल, कंसिडरेबली कंफर्टेबल। मान के चलो यहाँ पर हम 24 to 28 डिग्री सेल्सियस है, इसमें भी हम कर सकते हैं, बट ये फ़ारेनहाइट में लिखा 68 to 72 डिग्री फ़ारेनहाइट रूम टेम्परेचर का। यहाँ रूम में कहीं सेट करके रखना पड़ेगा, तभी हम रूम टेम्परेचर उस प्रकार की करेंगे। आजकल तो एसी आता है ना, एयर कंडीशनर, उसमें भी सेटिंग्स आते हैं, तो मिनिमम ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार की आता है। सो रूम का इतनी टेम्परेचर में रहेगा ना तो उसका ना एसी चाहिए ना उसको हीटर चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत कंफर्टेबल है, बच्चों में भी कंफर्टेबल है, बड़े में भी कंफर्टेबल है, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर सही मात्रा में होना चाहिए। इट इज सफिशिएंटली वार्म टू कॉज पर्स्पिरेशन। पर्स्पिरेशन का मतलब क्या होता है, स्वेटिंग, वो भी एक्सेसिव, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं पर्स्पिरेशन। ओके ओके, जो नेक्स्ट वाला जो है एयर मूवमेंट होना चाहिए, राइट। सो एयर मूवमेंट को क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहता है। सो वेंटिलेट का बहुत मीनिंग होती है, बट यहाँ का वेंटिलेशन है जो खिड़की खोल के रखेंगे ना, तो एक खिड़की खुला रहेगा, दरवाजा खुला रहेगा, तो क्या होगा, वहाँ क्रॉस वेंटिलेशन होगी, तो उसी को बोलता है वेंटिलेशन, दैट इज एयर मूवमेंट कहता है। सो एयर मूवमेंट इंक्रीजेस द रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द स्किन एंड इम्प्रूव द सर्कुलेशन एंड द रेस्पिरेशन। सो जो हमारा कांटेक्ट में जो हवा वगैरह अच्छे से आएगा जाएगा, तब हमारा जो उलझन है वो कम हो जाएगी, तो ठीक है। तो इसीलिए ये वेंटिलेशन होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ द एयर मूवमेंट शुड बी 15 to 45 फीट पर मिनट। मीन्स मान के चलो यहाँ पर आपको एंट्रेंस है, ओके, यहाँ पर एंट्रेंस है, यहाँ पर खिड़की है। सो यहाँ पर जो क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है ना, बहुत बहुत तेजी से होगा तो क्या होगा, तो बिस्तर का जो ऊपर चादर है, ड्रॉ शीट है, सब कुछ उड़ेगा, है ना। तो थोड़ा कम भी होगा तो क्या होगा, वो वहां पर कुछ गंदगी रहेगा तो वहीं पर बैठ जाएगा, तो इसलिए उसको जो एयर मूवमेंट की जो वेलोसिटी है 15 to 45 फीट पर मिनट होना चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट वाला जो है लाइटिंग है। ओके, लाइटिंग, लाइट होना चाहिए रूम पे। ये लाइट कैसे होना चाहिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट होता है। नेचुरल लाइट क्या होता है, वो सूरज के कारण से होता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, दिन में भी ऐसे पूरा एसी लगा के रहेगा, नहीं तो रूम पूरा कमरा एकदम
काला काला दिखाई देगा, तो क्या करेगा, दिन में भी लोग लाइट उसको लगा लेते हैं, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बट आजकल जो इको फ्रेंडली के कारण से वो लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द जगह दिन में लाइट नहीं जलना है इस प्रकार की बना रहता है। ओके, सो लाइट एडिक्वेट होना चाहिए। इफ इट इज गोइंग टू बी नेचुरल लाइट इट विल बी वेरी नाइस, एंड आर्टिफिशियल लाइट वही बल्ब ट्यूब ये सब कुछ होता है ना, तो वो आर्टिफिशियल लाइट होती है। सो डायरेक्ट लाइट आंख में और फेस में लगेगा, किसी को भी प्रॉब्लम होता है ना, फिर बाद में ब्लिंकिंग करेंगे, तो वो अवॉइड करना चाहिए। ग्लेयरनेस मतलब ग्लास में सपोज एक शीशे के सामने लाइट लगा दिया, तो वो शीशा लेके आके आपको सामने लगाएगा, तो आप देख भी नहीं पाएंगे, पूरा इधर उधर आपको पेन भी होगा। तो वो ग्लेयरनेस को आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा लाइट का द्वारा जो आता है। और सोने के समय में लाइट को तो बंद करना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, बट ज़्यादा ही अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा, कौन सा पेशेंट के पास हम ट्रीटमेंट देते हैं दूसरे पेशेंट को दे सकता है, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए ज़्यादा एक्सेसिव लाइट नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत तो लाइट सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, और अवॉइड डिम लाइट ड्यूरिंग द रीडिंग एंड राइटिंग। सपोज पेशेंट के पास कंसेंट फॉर्म ले रहे हैं ना, तो वहाँ पर राउंड्स हो रहे हैं, तो चार्ट पढ़ना पड़ेगा, ये करना चाहिए, राइट लिखना पड़ेगा, वो समय में डिम लाइट को तो जरूरत नहीं, लाइट ऑन करना पड़ेगा। सो नॉइस बहुत ही तेज से आवाज आ रही है, किसी को भी पसंद नहीं है। देखो जो बच्चे होते हैं ना, उसके केवल 80 डेसिबल का साउंड होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा क्या होगा, उसका पर्दा फट जाएगी और बच्चा उसके बाद बहुत चौंकने लगेगा। राइट, बट अडल्ट के लिए थोड़ा बहुत चल जाता है, ज्यादा भी है। ठीक है, नॉइस क्या करेगा, इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेबल हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, फिटिंग मन टायर्ड हो जाएगा, वो सुन सुन के ना खान पक जाता बोलता है ना। तो और स्पेशली जो अक्यूट अक्यूट माने रिसेंटली जो बहुत रिसेंटली शॉर्ट टर्म में उसको जो बीमारी हुआ है, उनको और भी इरिटेट लगेगा साउंड के समय में। ओके, इसलिए जब ज़्यादा साउंड रहता है ना, तो क्या होता है, लोग सोता नहीं है। सो इसीलिए मेलोडियस साउंड मतलब गाना का जो हल्की म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक इस प्रकार की जो लगा के सोता है ना, तो वो आराम से सो जाता है। किसी किसी को स्लो म्यूजिक, मेलोडियस म्यूजिक बहुत पसंद रहता है, कोई कोई लोग म्यूजिक स्विच ऑन कर दिया ऑटोमेटिकली वो लोग सोने लगता है। ठीक है, और रेडियो टेलीविजन ये रेस्ट अवर्स में उसको कंट्रोल नहीं करेगा ना, जो सोने वाले को भी नींद नहीं आ पाएगा, तो अल्टीमेटली वो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा उसका। लाउड टॉकिंग एंड लाफिंग एंड हेवी वॉकिंग विद शूज विद इन दी हियरिंग रेंज ऑफ इल पर्सन्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, स्पेशली जो नर्स स्टेशन में क्या करते हैं, एक दूसरे नर्स से बहुत अलग अलग इतना जोर जोर से हंसेगा। अरे 12 बजे रात में आवाज आएगा तो पेशेंट्स लोग क्या करेगा, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत आपको हंसना ही है, बात करना है, सो बेटर आप एक रूम अलॉट करके रहा वहां पर रह जाना, जिसका भी वहां पर किसी को भी रख बैठा के वहीं पर आप जाके बात कर लेना चाहिए। राइट, और हेवी वॉकिंग शूज स्पेशली जो लड़कियां जो हील्स पहन के जाते हैं नर्स में, टॉक 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 करके जाएगा, ऐसे लगेगा वहां पर एक क्रिमिनल का एक व्हाट इज दैट, वो पिक्चर चल रही है, टॉक 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 करके, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, तो शूज भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए अब जब भी नर्स उस वार्ड में चलते समय। नेक्स्ट वाला जो प्योरिटी ऑफ एयर होना चाहिए। ओके, प्योरिटी ऑफ एयर तो हम लोग तो मुश्किल है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करना चाहिए जितना हम लोग को प्योरिटी ऑफ एयर को रखने के लिए। जो हॉस्पिटल में है ना, डस्ट बहुत रहता है। राइट, देखो यहाँ पर मरीज लोग आते हैं, तो मरीज लोग क्या करते हैं, सांस लेते समय में यहाँ भी कीटाणु, यहाँ भी कीटाणु, तो पूरी जगह में आपको कीटाणु पूरा फैला रहेगा। सो वहां पर डस्ट भी रहेगा। सो लोग क्या करते हैं, बेड मेकिंग के समय में बेडशीट उठा दिया, तो उड़ उड़ के उसको बेडशीट बेड मेकिंग करेगा, तो क्या होगा, तो पूरा इनकी जो बीमारियां हैं ये पेशेंट को भी पहुंचाएगा, पूरा फैला फैला के यहाँ पर पहुंचाएगा। तो इसीलिए डस्ट को हमको कैसे उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज वो डस्ट नाक का अंदर में चला गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो गया, चीखने लगेगा, बार बार उसको चीखने लगेगा। किसी किसी को क्या करेगा, एलर्जी को भी प्रेसिपिटेट कर, प्रेसिपिटेट मतलब बढ़ा देता है।
राइट। सो एलर्जी भी होने का चांसेस होता है। सो इसलिए डैम्प डस्टिंग मतलब गीला कपड़ा से, मतलब गीला करना कपड़ा को, उसके बाद पूरा उसको निचोड़ना है, नहीं तो वो पूरा पूरा दाग बन जाएगी ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा गीला गीला करके पूरा पानी को निचोड़ने के बाद वो डस्टिंग करना चाहिए, उसी से क्लीनिंग भी करना चाहिए, ठीक है। जैसे मॉपिंग करता है, ज्यादा गीला रहेगा तो जमीन क्या हो जाएगा, पूरा गीली गीली हो जाएगी, तो वो अवॉइड करने के लिए आपको डैम्प क्लीनिंग होना चाहिए। और फोल्डिंग बेड लिनन एंड जेंटली शेकिंग देम रादर दैन फ्लैपिंग देम, उड़ उड़ के नहीं करना है, उसका आराम से फोल्ड करना। बाद में बेड मेकिंग का एक वीडियो बना दूंगी कैसे आपको फोल्ड करना पड़ेगा, तो उस समय में आपको भी वही फॉलो कर सकते हो। वो टेक्निक एक्चुअली स्वीट है, उसका मतलब आपको करते समय में ना एक प्लेजेंट फीलिंग भी आ जाएगा, हाँ आई एम वेरी स्किलफुल करके, बट उस प्रकार के आपको बेड मेकिंग करना चाहिए। और सिगरेट को बिल्कुल वहाँ अलाउ किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्योंकि सिगरेट करेगा ना, ये हॉस्पिटल में तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कभी कभी ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पास में यहाँ पर लग गया तो क्या होगा, वहां पर पूरा वो फट जाने के चांसेस होती है। तो इसलिए सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल नहीं है, नहीं चादर की इधर भी जल जाती है, ठीक है। अबव ऑल प्रोवाइडिंग प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एम्पल मीन adequate spacing of bed maintains the purity of air। ओके, एक बेड का मिनिमम उसका 100 स्क्वायर फीट के आसपास में उसको दे दिया, तो दूसरे पेशेंट को थोड़ा 1 मीटर का डिस्टेंस में रख दिया, तो ऑटोमेटिकली हवा भी वो एक दूसरे के से इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। एलिमिनेशन ऑफ अनप्लेजेंट ऑर्डर, ठीक है। जैसे अडिक्वेट मतलब क्रॉस वेंटिलेशन बोला ना, खिड़की खुला रहेगा, दरवाजा खुला रहेगा, तो हवा खिड़की से आएगी, दरवाजे से जाएगी, दरवाजे से आएगी, खिड़की से जाएगी, इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। उस समय में कीटाणु को भी वहां पर रहने के लिए मौका नहीं देता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ गुड वेंटिलेशन ऑल्सो। सो यहाँ पर जो प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मतलब जो पोटी होती है उसको कैसे उस ढंग से उसको क्या बोलते हैं कलेक्ट करता है, और उसके बाद उसको लेके जाता है। बट बात यह है जो रबिश है, सपोज फॉर एग्जांपल डस्टबिन में मान के चलो, राइट, आप यहाँ पर खाना वगैरह फेंक दिया आज का दिन, तो दूसरा दिन भी उसको उठाए नहीं है, मतलब उसको हर 8 घंटे में उठाना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद उठाएगा तो क्या होगा ना, वहां से कीटाणु आने लगेगा, बदबू, अनप्लेसेंट ऑर्डर कहते हैं उसको। ओके, प्लेसेंट मतलब एक हैप्पी फीलिंग होता है ना, वो एकदम बदबू फीलिंग आएगा किसी को, ऑर्डर मतलब स्मेल है, राइट। और ये इसको निकालना, एलिमिनेट करना है, तो कैसे निकालेंगे, तो वही 8 घंटा में ये डस्टबिन वगैरह खाली करना पड़ेगा, तभी वो वगैरह निकल जाएगा, और रूम को बार बार उसको क्लीन करना पड़ेगा। और वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल। सो वाटर सप्लाई है, सो हर वार्ड में एक कोने में हाथ धोना पड़ेगा, राइट, हाथ धोने के लिए एक रखना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग खाना खाने के बाद हाथ धो सकते हैं ना, तो कोई गंदगी हो गया होगा, ब्लड हो गया होगा, तो हाथ धोने के लिए वहां पर पानी का सप्लाई रखना चाहिए। सीवेज मतलब जो टॉयलेट जाने के बाद उसको डिस्पोज करने का एक सुविधा भी वहां भी होना चाहिए, राइट। एस्थेटिक फैक्टर्स होता है। एस्थेटिक मतलब वो देखने में क्या होगा, प्लेसेंट फीलिंग आना चाहिए, रूम कमरा वगैरह बहुत बढ़िया उसको अरेंज करके रखना चाहिए। ओके, द एनवायरमेंट बिकम्स अट्रैक्टिव इफ इट अपील्स टू द सेंसेस। मतलब देखो ये क्लीन है, सपोज इसमें गंदगी फैला के रहेगा तो पेशेंट खाएगा और उल्टी लगेगा उसको। यहाँ पर फूल लगा के रखा, देखो एस्थेटिक कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं, पर ज्यादा ये देखो यहाँ पर इसको अरेंज करके रखा। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब देखने में ही उसको पूरा सेंसेस को एक्टिवेट करना चाहिए। ऑलरेडी बीमारी में तो वो लोग को खाना पीना तो मन नहीं रहता है, बट यहाँ पर वो जो बीमारी होने के बाद उसको फीलिंग्स अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो कलर का जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा कलर है, प्लेसेंट कलर है, उसी में लगा के रहेगा तो कितना सुंदर रहेंगे। बट एज के अनुसार भी वो वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों में क्या होता है, लाल रंग बहुत पसंद होता है, बड़े में थोड़ा कम होता है। लड़कियां और भी रूम को कमरा अच्छा सुंदर बनाना रखना चाहते हैं, बट लड़के लोग वैसे ही नहीं है, ठीक है। रेस डिफर विद पीपल, यहाँ का कंट्री का डिफरेंट है, बाहर का कंट्री का डिफरेंट है। द फ्लावर वेसेस वगैरह रखेंगे तो और सुंदर रहेगा। पिक्चर्स वगैरह, यहाँ तो कैलेंडर लगा है, वहाँ पिक्चर्स भी गेट वेल सून करके लिखा रहेगा तो और भी सुंदर रहेगा। कर्टेन्स वगैरह भी चेंज होना चाहिए, साल में एक बार धोएंगे तो फिर क्या होगा, उसके बाद और भी उल्टी आने लगेगा, है ना। तो ये सब कुछ रूम का एक सुंदरता देता है, और पेशेंट को भी मन में एक शांति फीलिंग आती है। ओके, इसका रिलेटेड टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।